जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो को आपने बहुत अच्छे से सराहा और आशा करती हूँ कि आने वाला वीडियो को भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखोगे, क्योंकि क्विज है ना बाबू। क्विज का सामना करने के लिए ये सब तो देखना ही पड़ेगा। ठीक, तो आज का क्विज आज देखो, आज है क्विज की तैयारी जीत हमारी का पार्ट 3। आज तीसरा क्लास है। ठीक, तो आज का क्लास हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, वीडियो जो बोल रहे हैं ना उस चीज को एक बार दोहरा देना। दोहरा देने से क्या होता है ना, वो आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे वैसे आप भी बैठे मोबाइल लेके एक बार बोलिए, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? देखो, जब भी कोई उम्मीदवार किसी भी चुनाव में जीत जाता है और जीत जाने के बाद अपना काम करने से पहले, जो उनका काम है, उनका दायित्व सौंपने से पहले उनका शपथ ग्रहण करवाया जाता है, ताकि किसी भी तरीके से कभी कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक, तो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? उस राज्य के राज्यपाल, जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवाते हैं। शपथ ग्रहण गीता पे हाथ रख के सारा कुछ बोला जाता है कि मैं आज के बाद अपना काम को निष्ठा से करूंगा, कभी किसी से बेईमानी, घूसखोरी, डॉट ये सब कुछ भी नहीं करूंगा। ये सब चीज का शपथ ग्रहण किया जाता है। ठीक, हो गया। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल। बोलो, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण राज्यपाल करवाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अब बताओ, राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? मुख्यमंत्री का तो राज्यपाल हो गया, लेकिन राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल का शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय मतलब किसी राज्य में न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय। जो हमारे झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय रांची में है, तो रांची का जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश कहने का मतलब हुआ जज साहब, जो उच्च न्यायालय के जज साहब है, न्यायाधीश है, वो राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाते हैं। क्लियर? ठीक, राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? उच्च न्यायालय। न्यायालय माने कोर्ट, न्यायालय मतलब कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाधीश मतलब जज। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाते हैं। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण। भूकंप जब आता है तो कैसे पता जाता है कि कितना तेज भूकंप था, कब होगा, क्या होगा? भूकंप के बारे में जो सारा कुछ डिटेल पता किया जाता है, उस उपकरण का क्या नाम है? उस उपकरण का नाम है सिस्मोग्राफ। क्या नाम है? सिस्मोग्राफ। बोलो, भूकंप पता करने वाला उपकरण सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ मशीन से भूकंप का पता किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 4, रिवाल्वर। रिवाल्वर देखा है, जो पुलिस लोग रखते हैं, रिवाल्वर गन। ठीक, रिवाल्वर का खोज किसने की थी? रिवाल्वर का खोज सैमुअल कोल्ट ने की थी। किसने? सैमुअल कोल्ट। बोलो, सैमुअल कोल्ट ने रिवाल्वर की खोज की थी। ठीक, जो कहाँ के थे? यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे सैमुअल कोल्ट, जिन्होंने रिवाल्वर की खोज की। क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन 5, परफ्यूम, सेंट मारने वाला। परफ्यूम मतलब सेंट में किसका प्रयोग किया जाता है? परफ्यूम में क्या डाल दिया जाता है कि महकने लगता है? और परफ्यूम में किस चीज का उपयोग किया जाता है? ठीक, एथिल एसीटेट। बोलो, एथिल एसीटेट का उपयोग किया जाता है परफ्यूम में, तो लगाने के बाद हम लगाते हैं, दूसरा कोई सुनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 6, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? दुनिया में जितना चीज है ना, सबका वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से कुछ नाम रखा है। वैज्ञानिक ने जैसे आम का रखा है मैंगीफेरा इंडिका, टाइगर का रखा है एंथ्रा टाइग्रेस, मनुष्य का रखा है होमो सेपियंस। ठीक, उसी तरह मेढक का क्या नाम है? मेढक का वैज्ञानिक ने क्या नाम रखा है? राना टिग्रिना। क्या? राना टिग्रिना। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना। राना टिग्रिना, ये चीज को इंग्लिश से मैंने लिख दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन 7, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखो, पक्षियों का अध्ययन, पक्षी के बारे में जो भी पढ़ा जाता है, पक्षी को कैसे बचाया जाता है, पक्षी के लिए दवाई कौन सा होता है, पक्षी का जीवन कितना दिनों का होता है, पक्षी के बारे में जितना भी कुछ पढ़ना रहता है, तो पक्षी का अध्ययन बोला जाता है। और पक्षियों का अध्ययन करने वाले को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। जो पक्षियों का अध्ययन करता है उसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक, बोलो एक बार, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नर्मदा नदी, सब जितनी भी नदियां होती है ना, सब कहीं से निकलती है, उसी को बोला जाता है उद्गम स्थान। ठीक, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? नर्मदा नदी एमपी में, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक। अमरकंटक नामक स्थान है, एक जगह है, उस जगह से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है और नर्मदा नदी फिर भारत में बही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9,
अब बताओ, नर्मदा नदी के बारे में तो हम लोग जान गए, अमरकंटक, ठीक, लेकिन सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थान ये रहा मेरा भारत, भारत के ऊपर यह चीन है, चीन में है मानसरोवर, तिब्बत, ठीक। तो मानसरोवर झील से निकली हुई है सिंधु नदी और पाकिस्तान होते हुए जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो कहां से निकली हुई है? मानसरोवर झील से। कौन सा नदी? सिंधु नदी। बोलो, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकली हुई है, यानी कि उद्गम स्थान कहां हुआ? मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन 10, वुलर झील, याद करो, सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा? भारत का वुलर झील, ठीक। तो वुलर झील कहाँ है? वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। खारा पानी का झील होता है, मीठा पानी का झील होता है। खारा पानी का झील चिल्का झील है, ठीक, जो उड़ीसा में है, और मीठा पानी का झील वुलर झील, वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बोलो, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कपास की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी। देखो, कपास की खेती की जाती है, कपास जानती हो सफेद सफेद रुई होता है जिसकी खेती की जाती है, जिससे धागा बनता है, फिर उससे कपड़ा बनता है, ठीक, उत्तम किस्म का कपड़ा बनता है। तो कपास की खेती कौन से मिट्टी में हम लोग करेंगे कि सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा? तो कपास की खेती हमारे काली मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कपास की खेती प्रचुर मात्रा में होता है, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। और हाँ, काली मिट्टी को और दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? हरित क्रांति होता क्या है? देखो, जब हमारे देश में, भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई थी, मीन्स खाद्यान्न चावल, दाल, गेहूं, ये सब की कमी हो गई थी, तब खेत में उपजाऊ क्षमता भी कम थी। एक ही खेत में बार बार खेती करने से उपजाऊ क्षमता कम हो गया था। इसलिए उस समय हरित क्रांति से पहले लोगों ने क्या किया? खेत में उर्वरक डालना शुरू किया, फिर अच्छे किस्म के बीज, आजकल देखते हो कैसे कैसे धान, घर वाला बीज डालोगे तो छोटा छोटा धान होगा, और यदि बाजार से बीज, उत्तम किस्म के बीज खरीद के लाओगे तो एक ही खेत में 2 बोरी की जगह में 4 बोरी धान होता है, ठीक। तो हरित क्रांति उस समय हुआ था जिस समय हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हो गई थी, और जैसे हरित क्रांति हुई हमारे देश में खाद्यान्न बहुत आपूर्ति हो गया था, मतलब कोई दिक्कत नहीं, सबके घर में खाद्यान्न थी, पहुंच पा रही थी सबके पास, कोई भूखे नहीं मर रहा था। तो जिस समय हरित क्रांति हुई, तो हरित क्रांति का जन्मदाता, हरित क्रांति को किसने करवाया था? MS स्वामीनाथन ने। किसने? MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को करवाया था हमारे देश में, जो विदेश से पढ़ लिख के आया था और हमारे देश में ये सब काम करवाए। हरित क्रांति के जनक किसे कहेंगे? MS स्वामीनाथन। बोलो, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? IAS जो हमारे देश का सबसे ऊंचा पद का नौकरी है, IAS, इंडियन, बोलो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन तो पढ़ लिया आसानी से, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS का फुल फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भूटान की राष्ट्रीय खेल। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान को जानते हैं, हमारे भारत है, भारत के इस जगह पे भूटान है, ठीक। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। तीरंदाजी मतलब तीर से इस तरह करके निशान लगाना होता है, उसी को बोला जाता है तीरंदाजी, ठीक। आशा है कि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक। इसको याद कर लेना और क्विज की तैयारी करते रहना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।